प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन का ऊपर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ऊपर क्वालिफिकेशन रखने से वो भी तो प्रेम्बल में ऑलरेडी है, उसमें फर्दर इसमें डालने का जरूरत नहीं है। ओके सर ठीक है। आर्टिकल 9 में ऐसा है, द टॉप टाइटल इज ऑफिशियल कैलेंडर ईयर ऑफ द सोसाइटी। द 1st April to 31st March of every year shall be the official calendar year of IPSAP, and same shall be followed for the audit and accounts purpose of IPSAP fund and financial transaction। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये जस्ट रिपीटेटिव। हाँ, तो इसको तो पास कर ही देता है ना, 22 बोर्ड और अप्रूव। 9.2 The first day of December every year shall be celebrated as Indigenous Faith Day and birth anniversary of Talom Rukbo। हम लोग का गोलगी बोलते हैं तालम रुकबो जी का बर्थ एनिवर्सरी, इसमें बर्थडे में, दैट इज 1 दिसंबर। इसको इंडिजिनस फेथ डे में मनाया गया है। अभी हम ये इंडिजिनस फेथ डे को जब मना रहा होगा, हम ये मान के मना रहा होगा कि ये हमारा इंडिजिनस फेथ डे भी है और इसमें हमारा तालम रुकबो जी का जन्मदिन भी है। तो आई थिंक एवरीबॉडी एग्रीज, जन्मदिन को हम लोग ने इंडिजिनस फेथ डे में मना रहे हैं इंस्टेड ऑफ 5 अक्टूबर। गलो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल काउंसिल, इस पे लिखा गया है, द फर्स्ट डे ऑफ द डिसम्बर ऑफ एवरी ईयर शैल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिजिनस फेथ डे एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तालोम रुकबो। इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी जस्ट ट्विस्ट to commemorate the birth anniversary of Talom Rukbo, because simple language and to commemorate। हाँ ठीक है, इसको टू कमेमोरेट ला दीजिए इसमें, दैट इज आई थिंक बेफिटिंग वर्ड। तो ये अप्रूव हो गया। Next we go to Article 18। Next slide। Article 18 में meeting and conference of the society। 18.1 there shall be नहीं, इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए इसमें 18 आर्टिकल 18 में एक ही अमेंडमेंट हम लोग ले आया है। हाँ, 18.7 में ये क्लॉज नहीं था। ये क्लॉज इसलिए हम लोग को करना पड़ा, इस बार का सिचुएशन अलग था। इलेक्शन आ रहा है आपका अप्रैल में, और हमारा जो स्वेरिंग इन हुआ था अप्रैल में, तो क्लैश हो गया। इसमें हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हमारा 3 साल भी खत्म नहीं हो रहा है। अगर करना था तो हमको फरवरी या तो हमको जनवरी में करना पड़े, क्योंकि इलेक्शन से पहले करना था, और करना है तो फिर इलेक्शन का ये जो हमारा टेन्योर खत्म होने के बाद फिर करना था। देयर वाज नो क्लोज फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, तो इसीलिए ये हम लोग क्लोज को डाला पड़ा 18.7 जी। नेक्स्ट आर्टिकल 22। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आर्टिकल 22 में ई में जाइएगा। ई में ऐसा था, इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, जो मर गया है उसको पोस्टुमसली देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो हम लोग का ऐसे जो बहुत सारा अच्छा व्यक्ति जो है काम किया है, वो मर चुका है, लेकिन उसको हम लोग रत्न अवार्ड नहीं दे पा रहा है, तो उसको पोस्टुमसली देने के लिए प्रोविजन के लिए ये इसको हम लोग ने डाला है। और नेक्स्ट आर्टिकल 23। नेक्स्ट स्लाइड। 5 टायर में था। 5 टायर में ऐसा था, नंबर 1 जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, नंबर 2 जनरल बॉडी कमेटी, नंबर 3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नंबर 4 सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, एंड नंबर 5 सेंट्रल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन विंग। तो कमेटी को ये लगा कि जनरल बॉडी कमेटी जो है थोड़ा यूजलेस है जैसा लगा, सिंस वी ऑलरेडी हैव जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी एंड कंसल्टेटिव कमेटी में नॉर्मली हम लोग एग्जीक्यूटिव में नहीं रहने वाला बहुत सीनियर्स लोग रहता है, तो अगेन जनरल बॉडी कमेटी में भी सेम मेंबर्स जो है रिपीटेटिव होता है, इसलिए इसको डिलीट करने का ये इसमें प्रपोजल दिया। जनरल बॉडी कमेटी, ये इतना सारा वहाँ में एडवाइजरी बना के रखा है, वो कंफ्यूज करता है। तो अभी जनरल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग क्या है, अभी हम लोग आप लोग का जॉइंट एग्जीक्यूटिव जो है उससे सीनियर वाले, जैसे हम लोग का जो फॉर्मर हम लोग का प्रेसिडेंट लोग है, उसको फिर हम लोग जॉइंट एग्जीक्यूटिव इसमें लगता है। उसका बाद फिर अनदर फिर बॉडी बनाया जनरल बॉडी, तो इतना सारा बॉडी बना के फ़ायदा नहीं है।
आई थिंक फ्रॉम देयर इफ इट कैन कम डायरेक्टली टू हम लोग का जो जनरल कॉन्फ्रेंस में है, सर। इसमें कोई रेटिफिकेशन होना यही करने से ठीक है। सर, इसमें मैं कुछ ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं मतलब बाई लॉस को हमने भी करीब से देखा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है, क्या कहता हूँ, आपका ये तो 5 टायर्स ही होगा, डिलेशन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है कमिटी नहीं है, ये जनरल बॉडी तो जो वंस इन 3 years होता है, यही जो आज बैठे हैं यही जनरल बॉडी है, क्योंकि जितना भी आप में कंसल्टेटिव में सीईसी में जितना भी लेके जाते हैं, इट हैज़ टू बी प्लेस इन दिस जनरल बॉडी। इसलिए दिस इज़ नॉट अ कमिटी, दिस इज़ अ बॉडी जो है, इट मस्ट बी ऑन द टॉप। हाँ, एक मिनट, जनरल बॉडी मीटिंग आप किसको करेंगे? जो जनरल मेंबर्स को ही करेंगे, इसलिए जनरल बॉडी जो है इट इज़ नॉट अ कमिटी। आपने जितना भी कंसल्टेटिव कमिटी है, आपका सीईसी है, जितना भी उसमें रिसोर्स जो अभी लेके आए हैं, दैट इज टू बी प्लेस इन द जनरल बॉडी। तो जनरल बॉडी जो है इट इज़ नॉट अ कमिटी, लेकिन आपका ये फंक्शनल में रहेगा, दैट इज जनरल बॉडी, नॉट जनरल बॉडी कमिटी। थैंक यू सर। हमें जैसे कहा है, ये जनरल बॉडी को हम लोग उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। लाइक आज जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो जनरल बॉडी मीटिंग है, कमेटी है, तो उसको एज इट इज हम लोग पहले जैसे था ऐसे रहने देना चाहिए। जो आपने लिखा है 1 2 3 4 काउंसिल, ये जॉइंट काउंसल्टेटिव कमेटी, ये तो सेपरेट है, डिजाइनेटेड पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड वाला है। देन आपका सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी वो भी स्पेसिफाइड वाला है। देन आपका वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी वो भी स्पेसिफाइड वाला है। देन आपका सेंट्रल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट वो भी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर दिया वाला है। तो जनरल बॉडी क्यों किस लिए हटाएगा? जनरल बॉडी तो होना चाहिए। थैंक यू। आई थिंक ठीक है, मेंबर अगर सब बोलता है कि जनरल बॉडी को रखने है बोलते हैं, उसको रख दीजिए। Body, general body, today's conference, we 3 days conference is a general body. यस, And general body is the highest body. It is above than the central executive members, the central consultative committee, all the body, council. So general body should not be related. इसको ऐसे ही रहने देना है। आज जो कॉन्फ्रेंस है, आज हम लोग अप्रूव कर रहे हैं बाय लॉ को, इसी में ही जनरल बॉडी ही कर सकता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए जनरल बॉडी का रहना जरूरी है। थैंक यू। These major policy decisions, amendment of bylaw आज कर रहा है, और रेजुलेशंस 3 साल में क्या काम करना है, ये रेजुलेशंस ना, ये यहाँ में लिया जाता है। और इफ नेसेसरी जनरल बॉडी मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी, माने इट पूरा आएगा, और डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव पूरा आएगा ही है। जनरल बॉडी इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को छोटा मोटा के लिए आपका ये तोड़ जाना, ये करके जाना, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का सेंक्शन लेना, ये सब आप एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही दायरे में आता है। First of all, the most important is a governing body. Governing body, it comprises of all advisors, stakeholders, as well as previous president and secretary, and our major executive committee members, central executive. See, these meeting which we held in every 3 years, that is the general conference which we are having. It is the governing body of the IPSAP, where all the members from various categories, various stakeholders, not only the district unit members only, executive members, but other members should also be participating. And to be a member, every IPSAP member, either they should have given their membership fee, annually membership fees, and they can, here what we are doing, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा registration करके, हम लोग कुछ पैसा collect करके, those who have paid, they are eligible for voting also if possible. But we have categorically said कि it is a selection process. अपना governing body है, which will ratify, adopt, amend any resolutions. That is the highest body. Then next we have got the governing body, or what you call the joint consultative committee. So that is comprising of the central executive committee members plus stakeholders, former president, stakeholders, district representative president, and or second general secretary. उसके बाद में we have got an advisory board or advisory committee which will be comprising of
few stakeholders, former secretaries and president, when the central executive committee is having a problem, तो हम उनको refer करके आप mitigate कर दीजिए, suggestions करिए. जनरल बॉडी मीटिंग एंड ये कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें एवरी पब्लिक इज ऑल्सो, जो भी हमारा इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स है दे कैन कम एंड इसमें कोई कमिटी का रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. कमिटी बोलने से यू हैव ए फ्यू पीपल हुम यू हैव सेलेक्टेड, लेकिन बॉडी जब मीटिंग बोलने से एनीबॉडी कैन कम, उसमें जो भी रजिस्टर करेगा वो आके और पार्टिसिपेट कर सकता है. देन जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी होगा, उसमें ये डिफाइन आप लोग नोट कीजिए, इसमें हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा, फिर हमारा फॉर्मर जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है दे विल ऑल्सो बी देयर. देन उसका बाद फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, दे विल ऑल्सो बी. कि एक तो सेंट्रल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट, आई थिंक दिस शुड रिमेन, ये तो जरूरी है क्योंकि हमारा जो इफ्साब है बेसिकली अभी हम लोग अपना प्रॉब्लम में फंसा है बोल के हम लोग रिसर्च में नहीं जा पा रहा है. जिस दिन ये सेटल हो जाएगा हम लोग का रिसर्च का काम बहुत है, तो दिस विंग शुड रिमेन. थैंक यू. हाउस अप्रूव्ड. ठीक है, थैंक यू. जितना जो इंडिजिनियस कल्चर और जितना जो फेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और अक्रॉस द स्टेट, वो जो सबसे एफिलेटेड होना है नंबर 1, इसको भी मेंशन करने से बहुत अच्छा रहेगा. स्टेट में ये क्लियर कट डायरेक्टिव होना कि जो इस सब जो रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, उसी को ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डाको, उसी को ही वो जो है ऑनर करना है, उसी का हिसाब से चलना है. ये हम लोग को 2 पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है. मेरे साइड से यही सुझाव है. थैंक यू वेरी मच. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसमें कुछ डिफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि हायरार्की में इप्साप का नीचे में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ये जो आपका क्लान बेस वाला जो इंडिजिनियस फेथ ग्रुप है वो पैरेलल हो रहा है, कभी पैरेलल हो रहा है. आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो इप्साप का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को आप उसको, मेरा सजेशन है कि उसको आप एबोलिश कर दीजिए. आप डायरेक्ट जो क्लान बेस जो फेथ ग्रुप है उसी का थ्रू से आपका इप्साप का जो फंक्शनरीज जो है वो जाएगा तो आपका इफेक्टिव रहेगा. क्योंकि आपका जो इप्साप का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है ऊपर में है, लेकिन जो अंडर में एक्चुअल जो इंडिजिनियस फेथ को प्रिजर्व करने के लिए वही लोग काम करेंगे, जो वो एक्चुअल जो क्लान बेस और जो फेथ ऑर्गेनाइजेशन वही लोग काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम भी वही लोग रिजॉल्व करेंगे. ये जो इप्साप का जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट में है वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करके उसमें मीन्स डिस्प्यूट निकल रहा है. तो इसलिए आप आइडर इप्साप का डिस्ट्रिक्ट बेस को रखिए या आपका क्लान बेस का जो इंडिजिनियस फेथ को रखिए. डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कमिटी है वहाँ का CBOs है, देयर आई कम्पिटेंट टू हैंडल इट. और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो है आई थिंक देयर इज ऑलरेडी बाय लॉ, कितना भी इम्पीचमेंट करना क्या करना देयर इट इज़ ऑलरेडी देयर. तो ये सारा चीज़ बाहर वाला को लेके अभी जैसे बोल रहा है कि वहाँ में सामान वगैरह का लिखा है, आई थिंक ये जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ ए टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है. उसको हम एक्शन लेगा क्या लेगा दिक्कत है. तो लेट अस नॉट, आई थिंक अपना आपको फिर प्रॉब्लम में नहीं डाल के इसको टोटली आई थिंक ड्रॉप करने से ठीक है मेरा ख्याल से.